हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने एक नया कोर्स डिजाइन किया है जिसका मोटो हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट करवाने एग्जाम्स है। लाइक आपका एक एग्जाम सीसैट का होगा जो कि यूपीपीएससी के अंतर्गत आता है, और इसके साथ साथ आप सभी को पता है आपका एक एग्जाम आरओ एआरओ है, हम जो कि अभी अगले मंथ में 27 जुलाई को, जो अभी तक उनका डेट आया है 27 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उसको भी यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट्स पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और ध्यान रखिएगा अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे। उदाहरण के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और एक ऐसा सीरीज आएगा जहां पे हम सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे। वो टॉपिक वाइज टॉपिक होगा, एक टॉपिक कंप्लीट होगा वो स्टार्ट करेंगे उसका पीवाईक्यू, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरा पीवाईक्यू होगा। ये हमारा प्रोसेस होगा। चलिए वक्त बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है कैलेंडर आपका। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कैलेंडर से फ्रीक्वेंटली 3 या 2 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछे गए हैं, तो टॉपिक थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं, जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर विषम दिन क्या होता है, मतलब ऑड डेज क्या होता है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, विषम दिन क्या होता है। अगर हम फॉर्मूला से बचना चाहते हैं तो हमें सिर्फ विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझना है कि विषम दिन होता क्या है। अब समझना, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कहा जाए कि 10 दिन है, ठीक है ना, गिवन है हमारे पास 10 दिन है। 10 दिन में अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें विषम दिन कितने होंगे, इसमें विषम दिन कितने होंगे, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि दिए हुए 10 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 10 दिन को आपको क्या करना है, इस 10 को आपको 7 से विभाजित करना है। आपको किससे विभाजित करना है, 7 से। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है कि 7 से क्यों विभाजित करना, तो ध्यान रखिएगा एक सप्ताह में यानी कि एक वीक में अगर कहें, ठीक है, एक सप्ताह में यानी कहें कि 1 वीक, ठीक है, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो हम इसको 7 से विभाजित करते, डिवाइड करते हैं, और विभाजित करने के बाद जो आपका शेषफल आता है, मतलब जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वही आपका विषम दिन होता है। वही क्या आता है, आपका विषम दिन होता है। तो अगर मैं कहूं कि पहले 10 दिन में, यहां पे अगर ये 10 दिन दिया हुआ तो 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहेंगे 10 दिन में 3 विषम दिन होगा। ये 3 कैसे निकला, 10 को हमने 7 से डिवाइड किया और जो शेषफल आया वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। ठीक है बच्चा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 50 दिन है, बताओ 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस 50 को 7 से भाग देना। इस 50 को क्या करना है, 7 से भाग देना। तो जैसे ही 50 को आप 7 से भाग देंगे आपको समझ में आएगा कि इसका शेषफल कितना आता है, 1 आता है। इसका शेषफल कितना आता है, 1 आता है। मतलब बच्चा, मतलब इससे समझ में आया कि भाई यहां पे एक विषम दिन होगा। यहां पे क्या समझ में आया, एक विषम दिन होगा। यानी कि जो आपका शेषफल का मान होता है, जो आपका शेषफल का मान होता है वो किसको बताता है बेटा, वो बताता है आपको विषम दिन को बताता है। किसको बताता है, वो आपको विषम दिन को बताता है। मेरे ख्याल से इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी अभी तक आपकी। ठीक है, यहां पे एक बात और समझना है, यहां पे एक और बात क्या समझना है आपको, एक और बात ये समझना है कि देखिए जैसे मान लेते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको समझाने की प्रक्रिया से चलूं, तो मान लो कि किसी भी माह का, किसी भी मंथ का पहला दिन मान लेते हैं सोमवार है, पहला दिन सोमवार है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मंगलवार। तीसरा बुधवार, ठीक है, तीसरा बुधवार। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके 7 दिन पूरे होते हैं, 7 दिन पूरे होते हैं, और अगर मैंने कहा कि भाई 8वां दिन क्या होगा, तो आप बोलोगे 8वां अगेन से सोमवार हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्या होगा, अगेन मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया 7 दिन में, क्योंकि
दिन सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो 7 दिन के बाद साइकिल रिपीट होने लगती है। क्या होने लगती है? साइकिल रिपीट होने लगती है। अब यहां समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 तारीख को सोमवार है तो कितने दिन के बाद सोमवार आया? 7 दिन के बाद सोमवार आया। कितने दिन के बाद सोमवार आया? 7 दिन के बाद सोमवार आया। अगर 2 तारीख को मंगल है तो कितने दिन के बाद दोबारा मंगल आएगा? 7 दिन के बाद दोबारा मंगल आएगा। यानी कि एक दिन से उसी दिन पे पहुंचने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ता है? 7 ऐड करना पड़ता है। कितना ऐड करना पड़ता है? 7 ऐड करना पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? चलो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टुडे इज मंडे, यदि आज सोमवार है, अगर आज का दिन सोमवार है तो 40 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज से 40 दिन के बाद। ध्यान रखना, आज को स्किप कर देना, आज को छोड़ देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने दिन के बाद कहा गया है वो वैल्यू कितनी है? 40 है। 40 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 से क्या कीजिए? विभाजित कीजिए। यानी 40 को 7 से क्या करना है? डिवाइड करना है। और यहां से जो भी आपका शेषफल आएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा, उसको लिख लीजिए। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं 40 को 7 से डिवाइड करूं, आई थिंक इतना तो सबको पता होगा, 7 5 जा 35 होता है, यानी 35। 35 में से माइनस करेंगे इसको, 5 आएगा। ये जो शेषफल होता है आपका, ठीक है, आपको क्या करना है, दिए हुए दिन में +5 कर देना है। दिए हुए दिन में क्या कर देना है? +5। तो सोमवार के बाद देखिए तो मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 5, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? शनिवार। अब बच्चों के दिमाग में आया होगा कि आपने +5 जो किया है या आपने 7 से डिवाइड किया, इसका क्या सेंस बना है? देखो, हमने ये सिंपली किया कि 40 डे में, 40 दिन में हमने सब पहले ये देखा कितने सप्ताह कंप्लीट हुए, क्योंकि एक साइकिल के बाद तो दिन रिपीटेशन में जा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको 7 से विभाजित करके देखा कि कितने एक्स्ट्रा दिन बचते हैं मेरे पास। तो मुझे यहां पे एक्स्ट्रा में 5 दिन बचा, तो गिवन डे में हम 5 ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया बेटा, हमने यहां पे मंडे में 5 दिन ऐड कर दिया, मतलब सोमवार में 5 दिन जोड़ दिया। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शनिवार। ठीक है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया ताकि आपको समझ में आ सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आज बुधवार है तो 171वें दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सबसे पहले 171 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं 171 को 7 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा? अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे ये दिख रहा है 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहां पे 3 1 बचेगा, 31 का मतलब कितना हो जाएगा? यहां पे 31 का मतलब हो जाएगा 7 को 28। कितना हो जाएगा? 7 को 28। मतलब यहां पे जो शेषफल आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा? 3 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहां पे शेषफल 3 बचने का मतलब है कि दिए हुए दिन में मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं बुधवार में 3 ऐड करूंगा तो मुझे कौन मिलेगा? गुरुवार मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा और शनिवार मिलेगा। और कौन मिलेगा? शनिवार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनिवार। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि शनिवार। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्या करना है, बस सिंपली नंबर ऑफ डेज को आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। सिंपली नंबर ऑफ डेज को आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उतना दिन आपको उसमें से क्या करना है? बढ़ जाना है। ठीक है, तो हम वेडनेसडे में 3 दिन ऐड कर देंगे, माने बुधवार में 3 दिन ऐड कर देंगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन कहता है कि आज, अच्छा यहां पे हिंदी में एरर है, बुधवार लिखा है ना, यहां पे रविवार होगा। ठीक है, यदि आज रविवार है तो 91 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है 91 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो ये 13 बार में पूरा कट जाता है। ठीक है ना, पूर्ण विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब शेषफल का मान कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल का मान कितना आएगा? 0 आएगा।
शेषफल का मान 0 आने का मतलब दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आज रविवार है तो 91 दिनों के बाद भी आपको क्या होगा, रविवार होगा। देखो जब वैल्यू दी रहती थी, जैसे अगर हम देखें यहां पे मुझे 3 मिला था तो हम 3 दिन आगे बढ़े थे, इस वाले में मुझे 5 मिला था तो हम 5 दिन आगे बढ़े थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 0 मिला है। शेषफल का मान कितना मिला है, 0 मिला है, इसलिए हमें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काफी पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ज्यादा पहले नहीं, 7 साल पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको घुमाता कैसे वो देखो, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, ठीक है, चौथा दिन मतलब मान लो कि 4th डे किसी भी मंथ का क्या है, शनिवार है, ठीक है, और उसके बाद कहता है तो उस माह का 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो पहले तो 26 में से 5 घटाओ, तो यानी 21वां दिन आएगा। कौन सा दिन आएगा, 21वें दिन। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि बताओ 21वें दिन कौन सा दिन होगा। वापस से क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये कहा है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, तो ये तो मैंने सिंपली लिख लिया कि 4th डे अपने आप में क्या होगा, शनिवार होगा, सैटरडे होगा। तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो 26वें दिन से 5 दिन पहले आओगे तो 26 माइनस 5 कर दो, मतलब 21वें दिन की आपसे बात कही जा रही है। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक बात कहा था कि जो दिन गिवन होता है उसको काउंट नहीं करते। अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट दिन होता था कि इतने दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, पर अभी मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो दिन कितना का गैप ले रहा है। तो हमारे पास 4th का डेटा है, 4 तारीख को उस मंथ में क्या है, शनिवार है, मतलब कि सैटरडे है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया उसके 21वें यानी 21st, तो सबसे पहले देखो डेट कितना बढ़ा, तो हम कहेंगे सर 21 माइनस 4 मतलब 17 दिन बढ़ा है। कितना दिन बढ़ा है, 17 दिन बढ़ा है। अगर 17 दिन बढ़ा है तो आपको क्या करना है, 17 को 7 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, 17 को 7 से विभाजित करना है और शेषफल का मान देखना है। शेषफल कितना आएगा आपका बच्चा, 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो दिए हुए दिन में 3 दिन बढ़ जाइए, तो सैटरडे में आप +3 कर दीजिए। ठीक है, तो संडे आ जाएगा, उसके बाद मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, मतलब मंगलवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको विषम संख्या, विषम दिन निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विषम दिन पे ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, होप इतने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे चल के मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी और दूंगा भी करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। देखो अब मैंने आपको एक टेबल दे दिया है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं अभी। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं, फरवरी में 0 या 1 होता है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। इसको कतई याद नहीं करना है। देखो आप सभी को पता है कि हमारे पास या तो 30 दिन का महीना होता है या तो 31 दिन का, और जो स्पेशल केस आता है उसमें 28 या 29, ये आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करो। पहली बात तो इसी को चेक कर लो। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मान लो 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 शेषफल मिलेगा। यानी 2 मिलने का मतलब ऐसा मंथ जिसमें 30 दिन होते हैं, ऐसा मंथ जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें 2 विषम दिन होता है। उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। यही रीजन है कि आपको पता है अप्रैल 30 दिन का महीना होता है तो इसमें 2 विषम दिन लिखा हुआ है। जून भी आपको पता है 30 दिन का महीना होता है, इसमें 2 विषम दिन लिखा हुआ है। सिमिलरली बेटा सितंबर में 2 होगा और नवंबर में आपका 2 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं वैसे मंथ के जिसमें 31 दिन होते हैं। अगर हम बात करें जैसे जनवरी की बात कर लो, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 को जब मैं 7 से विभाजित करूंगा तो 7 को 28, यहां पे शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि वैसा मंथ जिसमें 31 के दिन होते हैं उसमें 3 विषम दिन होते हैं। तो 3 वाले आपको पता है जनवरी भी 31 का होता है, मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और ये दिसंबर, ये सारे किसके होते हैं, 31 के होते हैं। इसलिए इसके बाद इसके समक्ष हमने 3 विषम दिन लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है फरवरी का जो स्पेशल केस। पूरा कैलेंडर जो क्वेश्चन डिजाइन होता है ये फरवरी के फ्लक्चुएशंस के कारण ही होता है, ठीक है। अब फरवरी में अगर 28 दिन है तो सोच, अगर 28 दिन है और 28 को 7 से विभाजित करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, इसलिए इसमें 0 और डेज। और अगर 29 दिन का फरवरी है, अगर उसको 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए फरवरी में या तो 0 विषम दिन हो सकता है या तो 1 विषम दिन हो सकता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज कहीं पे नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं कहीं यूज करता हूं जब कैलेंडर के क्वेश्चंस आएंगे आपको, कि 31 दिन का जो महीना होता है वो 7 होता है। 31 दिन वाले महीने 7 होते हैं और 30 दिनों का जो महीना होता है वो 4 होता है। 7 4 11, एक जो महीना होता है वो 28 29 से आपका चेंज होते रहता है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अभी हमने सिर्फ अपना बेस बनाया है कि विषम दिन किसको कहा जाता है, और विषम दिन पे अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन विषम दिन पे ही आएंगे, लेकिन अब बात आएगी कि जैसे भी फरवरी मैंने 28 का लिखा, 29 का लिखा, ये कब समझ में आएगा कि ये 28 कब होता है, 29 कब होता है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सामान्य वर्ष किसको कहा जाता है, ठीक है। सामान्य वर्ष वैसे वर्ष को कहा जाता है जिस वर्ष में 365 दिन होता है। सामान्य वर्ष वैसे वर्ष को कहा जाता है जिसमें 365 दिन होता है या 365 डेज होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 365 दिन होने का मतलब, 365 दिन मत होने का मतलब, यहां पे इसको अगर मैं ब्रेक करूं बच्चा, तो ये 52 सप्ताह यानी 52 वीक, 52 सप्ताह और 1 दिन के बराबर होता है, और 1 दिन के बराबर होता है। यानी कि हम इसको हिंदी में लिखें तो 52 सप्ताह लिख लीजिए और 1 दिन, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक। अब यहां पे कुछ चीजें और नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। जब वो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष अगर होता है तो इसमें जो फरवरी होती है, जो फेब का मंथ होता है, जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और यहां पे जो विषम दिन होते हैं, यहां पे जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, यहां पे विषम दिनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 0। क्यों 0 मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही आप 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, आपका शेषफल कितना आता है, 0 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में फरवरी का जो विषम दिन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि भाई मैं सामान्य वर्ष किसको कहूंगा, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 का होता है, ठीक है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर क्योंकि साल आपका 365 दिन का है, साल आपका क्योंकि 365 दिन का है, और अभी मैंने यहां पे देखा कि वो 52 सप्ताह और 1 दिन के बराबर हो रहा है, यानी कि अगर मैं 365 को 7 से विभाजित करूंगा तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मुझे शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब कि आपके सामान्य वर्ष में जो विषम दिन होते हैं ये कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब बोलोगे सर सामान्य वर्ष तो आप बोल रहे हैं, हम कैसे समझेंगे कि कौन सामान्य वर्ष है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो सामान्य वर्ष होंगे वो 365 दिन वाले होंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो अभी आपका करंट ईयर चल रहा है 2025, ये आपका सामान्य वर्ष है। ये आपका क्या है, सामान्य वर्ष है। अगला जो आने वाला है 2026 वो भी आपका सामान्य वर्ष है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 2033 ली तो ये भी सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष क्यों है, क्योंकि यह जो वर्ष है, ये 4 से विभाजित नहीं होते हैं। 4 से विभाजित नहीं होते। ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं उसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। तो सामान्य वर्ष की कितनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। सामान्य वर्ष में सबसे पहले प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि उसमें 365 दिन होता है। 365 दिन होने का मतलब उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और उसमें फरवरी का जो मंथ होता है उसके विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि फरवरी उसमें कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हमारे अगले
अगला कौन होगा बच्चा हमारा? अगला होगा हमारा लीप वर्ष। अगला क्या होगा हमारा? लीप वर्ष। लीप वर्ष किसको कहते हैं? लीप वर्ष वैसे वर्ष को कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। उसमें कितने दिन होते हैं? इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन का मतलब हो जाएगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब 52 वीक्स एंड 2 डेज, 52 वीक्स एंड 2 डेज। ठीक है, अब ये जो चेंज हुआ, ये एक दिन जो बढ़ा, ये कहां बढ़ा? क्योंकि इस साल फरवरी जो हो जाएगा आपका, इस साल जो फरवरी हो जाएगा वो आपका 29 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा? 29 दिन का हो जाएगा। और इसमें जो आपके और डेज आएंगे, और डेज कहने का मतलब यहां पे जो विषम दिन आपका आएगा बेटा, यहां पे जो आपका विषम दिन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे कह सकते हैं कि सर मैं 29 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा विभाजित करने पे जो मेरा शेषफल का मान आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इस साल बोल रहा, इस माह में, फरवरी के माह में 1 विषम दिन होगा। वहीं अगर इस साल की बात की जाए, इस साल में यानी कि लीप वर्ष में, लीप साल में, इस साल में कहने का मतलब कहां बेटा? लीप वर्ष में आपके पास विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम दिन की संख्या आपकी 2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आप किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे? तो भाई मेरे उदाहरण के तौर पे पहले वर्ष देख लीजिए। अभी जो पिछला वर्ष आपका बीत गया है, जैसे कि जिसको हम 2024 कहेंगे, अगला जो आने वाला है वो 2028 है। ठीक है, फिर आपको 2072 भी होगा। ये सारे जो वर्ष हैं ये आपके लीप वर्ष कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? अभी तक मैंने आपको यह समझाया कि अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो वो आपका कहलाएगा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में आपका फरवरी में जो विषम दिन होगा वो 0 होगा और साल का विषम दिन 1 होगा। वहीं अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में साल भर में 2 विषम दिन होंगे, जबकि फरवरी में 1 विषम दिन होगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? फैब के कारण आ रहे हैं। होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब बात आती है शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? एक चीज जरा और नोट कर लीजिएगा, चलिए वो आगे मैं आपको बता दूंगा। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? ऐसे वर्ष जिसके लास्ट के अंतिम 2 अंक 00 हो, जिसके अंतिम 2 अंक 00 हो, जैसे कि 1900 शताब्दी वर्ष है। ठीक है, 1700 शताब्दी वर्ष है, 1600 शताब्दी वर्ष है, अभी जो बीता है 2000 शताब्दी वर्ष है, 2100 शताब्दी वर्ष है। क्योंकि इसके लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? 00। शताब्दी वर्ष कहने का मतलब सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब यहां पे नोट कर लीजिएगा, एक सेंचुरी ईयर, ठीक है, एक शताब्दी वर्ष यानी कि एक सेंचुरी ईयर आपका लीप है या नहीं है? ठीक है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? इसके लिए 4 से चेक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। इनके केस में 400 से भाग देना पड़ता है। किससे भाग देना पड़ता है? 400 से। शताब्दी वर्ष में ध्यान रखिएगा, आपका दिया हुआ वर्ष आपका लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, उसको चेक किससे करते हैं? 400 से करते हैं, 400 से करते हैं, न कि 4 से करते हैं। इतनी बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि यहां पे 1900 है, क्या 1900 400 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं, तो मतलब ये आपका सामान्य वर्ष है। ये आपका कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। 1700 400 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। ये कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। ठीक है, 1600 400 से डिविजिबल है क्या? हाँ है, मतलब ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है, 2000 आपका 400 से डिविजिबल है क्या? हाँ है, तो ये भी आपका लीप वर्ष है।
और ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि क्या 2100 आपका लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 2100 आपका लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पे? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते। जैसा मैंने बोला था एक पॉइंट बचा हुआ है आपका गैर शताब्दी वर्ष। देखो गैर शताब्दी वर्ष का सिंपल मतलब है जो सेंचुरी ईयर नहीं है, मतलब कि जिनके अंक अंतिम अंक 2 शून्य नहीं है। जैसे जो करंट आपका चल रहा है 2025 ये आपका नॉन सेंचुरी ईयर है, तो नॉन सेंचुरी ईयर में डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो सेंचुरी ईयर्स को चेक करने के लिए डिवाइडेड बाई 400 करना पड़ता है और नॉन सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ता है। ठीक है, क्या चेक करने के लिए कि दिया हुआ वर्ष आपका लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं वापस से पूरी चीजें आपके समक्ष रख देता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन था जहां पे हमने समझने की कोशिश की कि विषम दिन किसको कहा जाता है। उसके लिए हमने एक चीज समझा कि अगर दिए हुए संख्या को 7 से विभाजित करें और विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए विषम दिन के ऊपर में सॉरी, हमने विषम दिन के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। फिर हमने महीनों में देखा कि एक एक महीने में कितने कितने अलग अलग विषम दिन हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने वर्ष में समझने की कोशिश की कि एक वर्ष जो हमारा सामान्य वर्ष होगा उसमें कितने विषम दिन होंगे और अगर वही वर्ष आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा तो उसमें कितने सामान्य दिन होंगे। फिर हमने समझा कि सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष किसको कहा जाता है और फिर हमने समझा गैर शताब्दी वर्ष किसको कहा जाता है। होप बेटा इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आगे जो वीडियो आएंगी मैं आपको पहले से बता देता हूं, हम ये समझेंगे कि 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में कितने आपके पास विषम दिन आएंगे और उसके बाद हम उसी को यूज करके क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स को करेंगे। होप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत नियर है आपका आरओ और एआरओ का पेपर। सीसेट का पेपर में तो टाइम है, पर आरओ और एआरओ में अप्रॉक्स 1 मंथ ही बचा है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।